तो हेलो, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूक्लियोनाइड्स। ये क्या बोल रहा है कि जो प्लास्टिड है वो पाया जाएगा सारे के सारे प्लांट्स के अंदर और साथ ही साथ यूक्लियोनाइड्स में भी। दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सारे के सारे जो है ना, मतलब क्या प्लास्टिड्स, इन सब को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर एज दे आर लार्ज, जैसे कि वो बहुत ही बड़े बड़े हों। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट पाया जाता है। थस इम्पॉर्टिंग स्पेसिफिक कलर, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई ना कोई कलर आ जाएगा टू द प्लांट में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का पिगमेंट है उसके अंदर या प्लास्टिड है। कैन बी क्लासीफाई इनटू क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के नाम दिए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट। और दूसरा इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो कैरोटेनॉइड पिगमेंट होगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब इनके ऊपर एक तरीके से लाइट गिरेगी तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइट का गिरना जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। इन द क्रोमोप्लास्ट, अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, फैट सॉल्युबल, ये कैसा है, फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट है। ये बात हमारे को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कैरोटेनॉइड होगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर वो फैट सॉल्युबल होगा, लाइक कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। देखो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया एंड अदर आर प्रेजेंट। दीज गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ये इस हमारा प्लांट है या उसके अंदर जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं या मान लो जो भी लीव्स है उनके अंदर जो कलर के चेंजेस होंगे वो भाई इसी की वजह से होंगे, कैरोटेनॉइड की वजह से। क्योंकि कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं कलर के अंदर, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। द लीकोप्लास्ट, अगर हम लीकोप्लास्ट की बात करेंगे, आर द कलरलेस। तो लीको देखो WBC की वजह से आता है, लीकोसाइड्स होते हैं, तो लीकोप्लास्ट भी वहाँ से भी तुम याद रख सकते हो। तो लीकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज। जो प्लास्टिड है वो वेरी करेगा शेप और साइज में, विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, जो स्टोर करके रखता है न्यूट्रिएंट को। अब किस फॉर्म में स्टोर कर रखेगा ये देख लो। अमीलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एग्जाम्पल है इसका पोटैटो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को याद रखना है कि अगर हमारा फूड स्टोर हो रहा है या न्यूट्रिएंट स्टोर हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है। तो अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो रहा है स्टोर तो उसको हम बोलते हैं अम्यूलोप्लास्ट, और उस एग्जाम्पल है पोटैटो। और आगे देखो इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल। ये जो इलियोप्लास्ट है ये स्टोर करके रखता है ऑयल को और फैट को। क्लियर? ओके। द एलेरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। और जो एलेरोप्लास्ट है ये भाई रखता है तुम्हारे को किसको, प्रोटीन को स्टोर करके। तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें आई, हमारे पास आया एमियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलेरोप्लास्ट। तो एमिलियोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल और फैट को स्टोर करके रखता है, और एलेरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये बोल रहा है कि ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाएगा हरे हरे प्लांट के अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी यानी कि इसकी लीफ में। दीज आर लेंस शेप्ड। ठीक है, ये किस शेप की हो सकती है, लेंस शेप की हो सकती हैं, और ओवल शेप की, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और इवन रिबन की जैसे भी हो सकती हैं। ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो वेरी करेगी, 5 से 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ हो गई, और जो इनकी चौड़ाई होगी वो 2 से 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमेंडोमोनास अ ग्रीन एल्गा टू 20 से 40% सेल इन द मेसोफिल। ये बोल रहा है कि क्लेमेंडोमोनास के अंदर 1% तुम्हारे को देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो ग्रीन एल्गा है उसमें 20 से 40% हमारे को देखने को मिलेगा मेसोफिल्स। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। यानी कि ये बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। जो अंदर की लेयर होगी क्लोरोप्लास्ट की वो लेस परमेबल होगी, मतलब परमेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा कम परमेबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये बोल रहा है कि अंदर की साइड में यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर की साइड में जो खाली जगह प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। देखो ये वाली जो खाली जगह प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं।
अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेकोइड्स। ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइज में लगे हुए हैं नंबर के हिसाब से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेकोइड्स बोल रहे हैं। ये तुम्हारे को देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है, ये थैलेकोइड्स बोल रहा है। इसको एक को हमने क्या बोला, थैलेकोइड्स बोल रहे हैं, जो नंबरों में अरेंज है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, जो कि पाए जा रहे हैं स्ट्रोमा में। थैलेकोइड्स आर अरेंज इन स्टॉक्स लाइक द पिल्स ऑफ अ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। अब ये बोल रहा है कि जो थैलेकोइड्स हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं जैसे कि एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर ऐसे रखे हुए कि भाई एक के ऊपर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रेना, और जिसका सिंगुलर आता है ग्रेनम। ओके, आगे देखिए। और द इंटर ग्रेनुअल थैलाकॉइड्स, या हम बोल सकते हैं इसको इंटर ग्रेनुअल थैलाकॉइड्स, अंदर की तरफ पाए जाने वाले एक दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा ग्रेनुअल थैलाकॉइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिला। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक मेम्ब्रेनस चपटे चपटे आकार के ट्यूब्यूल्स होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिलाई बोलते हैं। कनेक्टिंग द थैलेकोइड्स, जो कनेक्ट करते हैं थैलेकोइड से ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, और अलग अलग ग्रेनास से। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखा है इनर मेम्ब्रेन थैलेकोइड स्ट्रोमा लेमिला। ये देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये एक दूसरे से कनेक्ट करा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन, जो उनके बीच में जगह है खाली है उसको हम बोल रहे हैं ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। स्ट्रोमा, भाई स्ट्रोमा के अंदर जो खाली जगह है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है, जो खाली जगह है, उधर ऐसे ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस कर दे और प्रोटीन को भी सिंथेसिस कर सके, सिंथेसिस मतलब बना सके। इट आल्सो कंटेन सम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो होता है छोटी फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फॉर्म में हमारे पास डीएनए पड़ा हुआ है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकोइड, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड्स के अंदर। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, ये बोल रहा है कि राइबोसोम जो है वो क्लोरोप्लास्ट से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 70S राइबोसोम लिया है। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इज़ अ 80S, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम पड़े हुए होंगे वो 80S होंगे, लेकिन जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम है वो 70S पाए जाएंगे। अब देख लो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय ग्रेगर पैलेड। ये देखो एक साइंटिस्ट था, इसने भाई 1953 के अंदर क्या किया, सबसे पहले इसने देखा राइबोसोम को। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, और बताया इसने कि ये मिलकर बना है राइबोन्यूक्लिक एसिड से, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, लेकिन ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, यानी कि घिरा हुआ नहीं है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, ये बोल रहा है यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होंगे वो 80S होंगे, वेल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, अ लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट। द 2 सब यूनिट ऑफ 80S आर 60S से 40S होगा, वेल दैट ऑफ 70S राइबोसोम आर 15S से 30S। Here S is a Sedberg unit, stand for the sedimentation coefficient. It is indirectly measure of density and size. इसको हम भाई indirectly नाप सकते हैं density में और इसकी size में। Both 70S and 80S ribosome are composed of 2 subunits. यह बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास 2 यूनिट देखने को मिल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो ये यूनिट है मान लो 60S, ठीक है, और ये वाली जो यूनिट है ये है 40S, तो दोनों को मिलाकर हमारे पास 90 होना चाहिए, नहीं 60 है ना, 60 था हमारे पास, ओके ये 100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 60S यूनिट आ रहा है अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तब, क्योंकि इसमें से जो यूनिट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो दिख रहा है ये धसा हुआ होगा अंदर तक, तो वो माइनस कर देते हम। ओके, ऐसे यहाँ पर हमारे पास 50S है और 30S है, तो 5 और 3 80S होना चाहिए था, लेकिन हमने 10 यूनिट कम किए, तो यहाँ पर 70S आ जाएगा अगर 70S वाला करेंगे। ओके, आगे देख लीजिए, साइटोस्केलेटन, अ इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो साइटोस्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो भाई फिलामेंट की तरह है, प्रोटीन का बना हुआ है और एक नेटवर्क में है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं
साइटोप्लाज्म के अंदर इज कलेक्टिवली रिफर टू एज द साइटोस्केलेटन। ये बिल्कुल मतलब रिफ़र कर रहे हैं जैसे कि ये पूरी की पूरी सेल को ढांचा दे रहे हैं या इन्हीं की वजह से जो सेल है उसका शेप बना रह रहा है। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। साइटोस्केलेटन काफ़ी सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व आता है, सच एज मैकेनिकल, जैसे कि मैकेनिकल उसको सपोर्ट करना, मोटेलिटी हेल्प करना ना उसको आगे बढ़ाने में, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल और मेंटेन करके रखना शेप को सेल के। अब देख लीजिए सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सीलियम कहलाता है सिंगुलर और फ्लैजिला फ्लैजिलम कहलाता है सिंगुलर। आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है कि ये भाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है सेल मेम्ब्रेन से। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर। सीलिया जो है वो काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं विच वर्क लाइक ओरेस। ये एक तरीके से काम करते हैं जैसे ओरेस हों, ठीक है, हल्के हल्के मूवमेंट कराने में। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ एदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। और ये भाई मूवमेंट कराते हैं सेल का, ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड। और ये भाई जो उनके चारों तरफ फ्लूइड पड़ा है उसके वजह से इनके अंदर मूवमेंट आ जाता है। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ये बोल रहा है कि फ्लैजिला जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ये बोल रहा है कि पहली बात तो फ्लैजिला काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही साथ सीलिया जो होता है वो छोटे होते हैं, और फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है कंपैरिजन टू सीलिया। सीलिया देखो कम कम मूवमेंट होता है, वो फ्लूइड को मूवमेंट करा देता है। आगे देख लीजिए द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉजेस फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी फ्लैजिला होते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। लेकिन ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला से बहुत ज़्यादा अलग होंगे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला वाले, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजिलम। ये बोल रहा है कि सीलियम और फ्लैजिलम कि जब हमने स्टडी की माइक्रोस्कोप के द्वारा, शो डैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने देखा कि वो कवर्ड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर आर कॉल्ड द एक्सोनेमा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनेमा कहते हैं। पॉजेज अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं रनिंग पैरेलल, जो एक दूसरे को काट नहीं रहे, मतलब एक दूसरे के सीधे सीधे जा रहे हैं टू द लॉन्ग एक्सिस, सीधी एक्सिस में। द एक्सोनेमा यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स। कितने होते हैं इसके पास, 9 डबलेट्स होते हैं, यानी कि 9 के डबल होंगे। ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल, और ये रेडियली अरेंज होंगे। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of exonemal microtubules is referred to as the 9+2 array. The central tubules are connected by the bridge. जो central tubules होगा वो connect होगा bridge के द्वारा, and is also enclosed by a central sheet, और इसमें हिस्सा लेती है एक सेंट्रल शीट भी, विच इज कनेक्टेड, जो कनेक्ट होती है टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, एक दूसरे से ट्यूब्यूल्स में, ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियली स्पोक। जो हमारे पास पेरिफेरली जा रहे थे ना उन सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। थस देयर आर 9 रेडियल, 9 रेडियल में होती हैं स्पोक्स। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, और जो तुम्हारे पास पेरिफेरल में है डबल डबल वो इंटरकनेक्टेड होंगे किसके द्वारा, लिंकर्स के द्वारा। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, और उसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं, यानी कि जो हमारे को एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे पास देखो ये सेंट्रल शीट है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये एक देखो, एक ट्यूब्यूल से बन रहा है, एक ट्यूब्यूल से बन रहा है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बन गया, इंटर डबलेट ब्रिज। अब यहाँ पर बीच में देखो, इन दोनों के बीच में अगर तो मैं देखता हूँ ये वाला ग्रीन ग्रीन, तो ये देखो एक दूसरे के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये पेरिफेरल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक देखो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। बाकी ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तुम्हारे पास, और ये हमारे पास रेडियल स्पोक, देखो ये है रेडियल स्पोक, ठीक है। तो गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। अब ये देख लो 9 थे, तो इसका मतलब 9 दूनी 18, इसका डबल कर लोगे तो ये 2 आ जाएंगे तुम्हारे पास। 2 का मतलब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 देखने को मिलेंगे। ये देखो 1 तो ऐसे देखो, ठीक है, इसका डबलेट हो गया। और फिर इंटर ब्रिजेस में से भी हमारे को ये देखने को मिल रहा है, और इसके बीच में भी हमारे को एक ब्रिज देखने को मिला, और ये सेंट्रल शीट हो गई। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखा है फ्लैजिला का और सीलिया का स्ट्रक्चर। अगर तुम उसमें देखोगे ना तो ये वाला देखो कैसे दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखाई देता है। ओके, अब पढ़ेंगे हम
सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनील यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम जो है उसके अंदर दो आइडेंटिकल, या मैं ऐसे कह सकता हूँ दो सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, यानी कि ये एक भाई मटेरियल से सराउंडेड है जिसका नाम है एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि आज तक अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए लेकिन पूछे जा सकते हैं। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। ये बोल रहा है कि सेंट्रियोल जो है इन अ सेंट्रोसोम के अंदर ये ऐसे पड़े होते हैं जैसे ये एक दूसरे से ऑपोजिट हो, या परपेंडिकुलर ऑपोजिट होते हैं ना, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इन विच ईच हैज़ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। जैसे कि ये एक दूसरे के कार्ट व्हील हो। कार्ट व्हील का मतलब समझते हैं, वही कार्ट व्हील तुम्हारा जो बैल के अंदर इस तरीके से होता है, ऐसे। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो इसके अंदर 9 भाई हमारे पास पेरिफेरल फाइब्रल्स प्रोटीन देखने को मिल रही है जो कि ट्यूब तरीके की है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, और हर एक 3 उसमें डिवाइड हो रही है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन, और हर एक दूसरे रीजन से कनेक्टेड है ऑफ द सेंट्रियोल से। इज आल्सो प्रोटीनिशियस, और ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। इज कॉल्ड हब विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक, और ये कनेक्ट हो जाती है, जो पेरिफेरल में 3 बन रहे हैं ना उससे हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पोक, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल्स डिवीजन इन एनिमल्स। ये बोल रहा है कि सीलिया और फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर्स जो है ना, ये भाई हिस्सा ले रहे हैं स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होगी तो हमारे पास सेंट्रियोल्स जो है वो हेल्प करेगा सेल को डिवाइड करने में। और कभी कभी क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये सेंट्रियोल भाई बदल जाता है सीलिया में या फ्लैजिला के अंदर बोल सकते हैं, या स्पिंडल फाइबर के अंदर। ठीक है, ये देख लो, ये वाले देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जाके इससे कनेक्टेड है तुम्हारे पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनील वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हमने पहली चैप्टर, यानी कि इसी चैप्टर के अंदर हमने पहले पेज में पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। एज ईयरली 1831, कब की थी इसने? 1831 में की थी। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। ओहो, ये बोल रहा है कि जब भाई तुम्हारे को इसका क्रोमेटिन जो था उसकी जो खोज की गई या उसका जो नाम रखा गया वो फ्लेमिंग नाम रखा गया। बाय फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग ने भाई इसको खोज की थी शायद। फ्लेमिंग हमारा साइंटिस्ट था। ठीक है, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइस। ये बोल रहा है कि लेटर द मटेरियल, बाद में मटेरियल को हमने डाई किया, यानी कि न्यूक्लियस को डाई किया, वाज गिवन द नेम, फिर नेम दिया गया क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिन नाम दिया गया। द इंटरफेस न्यूक्लियस cell when is not dividing has highly extend and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। ये बोल रहा है कि भाई जो इंटरफेस के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, अगर वो डिवाइडिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक या एक से ज़्यादा अगर स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट हैं उसके अंदर तो वो न्यूक्लियाई कहलाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चल चुका था दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब माइक्रोस्कोपी की खोज हो गई थी तब जाकर न्यूक्लियर इन्वेलप में हमने 2 मेम्ब्रेन देखने को मिली जिनके बीच में जगह खाली थी, और जगह कितनी खाली थी? 10 से लेकर 50 नैनोमीटर, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हैं। फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट, और ये बैरियर मतलब रुकावट डालते हैं जो मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस के एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म के। ठीक है, न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के अंदर जो रुकावट डालेंगे वो डालेगा भाई हमारा कौन? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, उस जगह की वजह से रुकावटें आएंगी। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बेयर्स राइबोसोम ऑन इट। ये बोल रहा है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी उसमें लगातार
भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कभी कभी तुम्हारे को राइबोसोम भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्रिटेड बाय मैंट पोर्स। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसके अंदर छेद होंगे जिसको हम मैंट पोर्स भी कहते हैं, विच आर फाउंड बाई द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। वो जब बनते हैं जब कभी भी मेम्ब्रेन जो है ना वो फ्यूज़ कर जाए, एक दूसरे चिपक जाए, तब वो पोर बन जाते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जो न्यूक्लियर छेद है इसका काम है आरएनए को और प्रोटीन के मॉलिक्यूल को प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म में से इसको बाहर भी निकाल सके और अंदर भी ला सके। मान लो आरएनए ने अंदर काम कर दिया न्यूक्लियस के अंदर, तो अब आरएनए को बाहर जाना है तो आरएनए उन्हीं न्यूक्लियर पोर के द्वारा बाहर जाएगा, या वो जो प्रोटीन बन रही है वो भी साइटोप्लाज्म में उन छेद के द्वारा ही बाहर जाएगी। ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ये बोल रहा है कि नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है, एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है एक सेल के अंदर। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। लेकिन हमने ये भी देखा है कभी कभी कि एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस भी देख ली है इन्होंने। कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल्स। ये बोल रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि किसके अंदर एक न्यूक्लियस से ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसा कोई तुम्हारे को एग्जांपल पता है तो कमेंट में बताओ यार। सम मैच्योर सेल्स इवन लेक न्यूक्लियस। अब ये बोल रहा है कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। एग्जांपल एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स, यानी कि सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वस्कुलर प्लांट के अंदर। वुड का यू कंसीडर दीज सेल्स आज लिविंग। क्या तुम इनको ये बोलोगे कि ये लिविंग है? भाई इनके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन अब ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? भाई लिविंग है। ठीक है। और हमें ये वाला तुम्हें कमेंट में बताना है कि भाई कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अ न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस। ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसोम कंटेन न्यूक्लियोलस। ये कंटेन क्या करता है? न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है, यानी किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन पाया जाएगा। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल, और जो न्यूक्लियाई होगा वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होगा। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। देखो एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हम उससे बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो प्रेजेंट है प्लाज्मा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोलस जो है वो कंटिन्यूअस रेस्ट पर रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आरएनए क्या करता है? सिंथेसिस करता है, यानी कि आरएनए बन सकता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। Larger and more numerous nuclei are present in cell actively carrying out protein synthesis। यह बोल रहा है काफ़ी मात्रा में न्यूमरस न्यूक्लाई होती हैं, पाई जाती हैं सेल के अंदर, जो कैरी करते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन को बनाने में। You may recall that the interface nucleus has a loss and इंटरेस्टिंग नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ये बोल रहा है लाओ हमें तुम्हें याद दिला दे कि इंटरफेस के अंदर जो तुम्हें न्यूक्लियस देखने को मिला है वो ऐसे नेटवर्क से बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। और जब वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क पास हो जाता है तो उसे हम क्रोमेटिन बोलने लगते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, जैसे जैसे वो अलग स्टेजेस में आएगा ऑफ सेल डिवीजन के, सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। सेल क्या शो करने लगेगा? जैसे कि वो एक क्रोमोसोम है इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस की जगह पर। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। ये बोल रहा है कि क्रोमेटिन कंटेन डीएनए क्रोमेटिन जो है वो मिलके बना है डीएनए से, एंड सम बेसिक प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स बोलते हैं। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन हिस्टोन होती हैं, एंड आल्सो आरएनए। देखो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो है ये अपना पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें तुम्हारे क्लियरली समझ में आ जाएगा। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड। देखो कितने मीटर बताया? 2 मीटर लॉन्ग बताया, यहाँ पर 2 मीटर लॉन्ग बताया, लेकिन अगर तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर 2.2 मीटर लॉन्ग बताया। ठीक है। थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 या 23 पेयर्स। ठीक है। कितने पेयर्स आ रहे हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होंगे।
ये तो पता होना चाहिए। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर में अगर हम बात करेंगे तो 23 जोड़ी पेयर होंगे। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। ये बोल रहा है कि क्लास 12 के अंदर तुम पढ़ोगे कि किस तरीके से पैकेज होता है और किस तरीके से क्रोमोसोम बनता है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल इन ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। हर क्रोमोसोम भाई पता जब लग पाता है जब वो डिवाइडिंग सेल में जाता है। इसेंशियल हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम, और उसमें एक बीच में एक सेंट्रोमर पाया जाता है, सेंट्रोमर पाया जाता है ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड, जो कैसे शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। देखो एक हमारे को सेंट्रोसोम देखने को मिला और एक हमारे को डिस्क शेप देखने को मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। आर प्रेजेंट सेंट्रोमर्स होल्ड 2 क्रोमेटिड, लेकिन जो सेंट्रोमर्स होता है उसका काम है 2 क्रोमेटिन को होल्ड करके रखना। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, एक क्रोमेटिन ये है, एक क्रोमेटिन ये है, तो इसके बीच में हमारे पास क्या आता होगा, काइनेटोकोर आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सेंट्रोमर्स आएगा, तो जो सेंट्रोमर होगा वो इन दोनों को होल्ड करके रखेगा, इन दोनों को बांधे रखेगा। और जो काइनेटोकोर है ये हेल्प करता है तुम्हारा जब भी सेल का डिवीजन होता है, तो ये एक यहाँ से स्पिंडल फाइबर आता है, एक ये आता है और सेंट्रियोल के द्वारा इनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमर, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया सेंट्रोमर इसलिए क्योंकि ये बीच में पाया जाता है। द क्रोमोसोम कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 टाइप्स। क्रोमोसोम को हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडिल सेंट्रोमर फॉर्मिंग। ये बोल रहा है कि मेटासेंट्रिक जो होता है उसके अंदर जो सेंट्रोमर देखने को मिलेगा वो बीच में देखने को मिलेगा। 2 इक्वल आर्म्स, लेकिन जो आर्म्स होंगे दोनों के दोनों बराबर होंगे ऑफ द क्रोमोसोम की। द सब मेटासेंट्रिक, और जो सब मेटासेंट्रिक कहलाता है, क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमर्स स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर एंड द वन लॉन्गर। देखो जो सब मेटामरिक होता है उसमें थोड़ा सा जो है ना, ये जो हमारे पास सेंट्रोमर है वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो एक ही हमारे पास बड़ा हो जाएगा आर्म और एक हमारे पास थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे, क्रोमोसोम द सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट और वन वेरी लॉन्ग आर्म। अब देखो एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, जो तुम्हारा सेंट्रोम है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा और एक छोटा सा मिलेगा और एक बहुत बड़ा मिलेगा, एक्सट्रीमली लॉन्ग, ठीक है। वेयर द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमर। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा टीलो होगा वो एकदम बिल्कुल नीचे आ जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा लॉन्ग देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 तरीके के क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे को 3 तरीके के दिखाएं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। लेकिन अभी भी इसमें आर्म देखने को मिल रही है, लेकिन जो आएगा लास्ट वाला टीलोसेंट्रोमिक, इसमें आर्म ही नहीं मिलेगी तुम्हारे को, ठीक है, टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite. ये क्या बोल रहा है कि बिना स्टेनिंग करके अगर हमारे को कोई भी चीज़ कभी कभी दिख जाता है सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट भी तुम उसी में पढ़ोगे। मैक्रो बॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बॉन्ड मिनेट वेसल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। जो माइनेट वेसिकल्स होती है ना उनको हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं। डेट कंटेन वेरियस एंजाइम, उनके अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं। आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जो कि प्लांट में भी होगा और एनिमल सेल के अंदर भी होगा। तो माइक्रो बॉडीज़ दोनों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। और भाई अब तक अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक वाइक कर दो, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और अगर हाईलाइटर वाली तुम्हारे को एनसीईआरटी चाहिए तो कमेंट में बता देना।